लिखाई किया है? क्या बैकग्राउंड है आपकी, एजुकेशनल बैकग्राउंड? सर सर मेरा नाम आशुतोष है। मैं सेकेंडरी एजुकेशन में साइंस स्ट्रीम से था। तो फिर ग्रेजुएशन में बीटेक करा मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मेरा इंजीनियरिंग था। कॉलेज और स्कूल दोनों ही डेज में मैंने स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट डेवलप करा और पार्टिसिपेशन भी एक्टिव रखा। पब्लिक सर्विसेज में मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है और इसी से मैंने यूपीएससी मेंस और यूपी पीएससी मेंस भी लिखे हैं। अच्छा अच्छा, यूपीएससी का भी दिया आपने? सर ये 2019 वाला अटेम्प्ट दिया था। अच्छा, तो यूपी टीयू का क्या नाम है? सर यूपीटीयू का नाम एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी बदल दिया गया था। माननीय श्री एपीजे पूर्व प्रेसिडेंट एपीजे के आइडियल्स को फॉलो करने के लिए। कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? आप उनकी यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, उनके बारे में जानते होंगे। कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? सर उनकी बुक्स तो सुनी है मैंने, लेकिन एग्जैक्टली ऑटोबायोग्राफी का नाम तो नहीं पता है। विंग्स ऑन फायर और इंडिया 2020 ऐसे करके बुक्स सुनी है मैंने सर। ठीक बताया, विंग्स ऑफ फायर। जी सर। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ा आज का आपने? हाँ सर, न्यूज़पेपर तो पढ़ा था। तो क्या आज की हेडलाइंस है, कुछ बताएंगे? सर हेडलाइंस में ये राजस्थान में जो डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, उसको लेके फ्रंट पेज पे न्यूज़ थी। उसके साथ ही चाइना की अग्रेसिव पॉलिसीज से रिलेटेड न्यूज़ थी। साथ में कोविड से रिलेटेड डेवलपमेंट्स की भी न्यूज़ थी। ये बताइए, आपने कोविड में लॉकडाउन हुआ मार्च में, सर लेकिन उसके बाद से कोविड नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले गए। आज भारत में बहुत ज्यादा तेजी से कोविड फैल रहा है। तो क्या लॉकडाउन का फैसला गलत सर था, या लॉकडाउन लेने का समय अब था? पहले लेकर के जो सोचा गया था वो नतीजे नहीं आए। आप इससे सहमत हैं? सर ऐसे किसी भी फैसले को गलत सही तो कहना सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स भी रहे उसकी वजह से। सबसे बड़ा अच्छा डेवलपमेंट जो मुझे आज की डेट में लगता है वो ये कि बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई लोगों की, जो अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होता। उसके साथ ही प्रिपरेशन रही, गवर्नमेंट भी प्रिपेयर रही, हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स और उसमें फैसिलिटीज भी इम्प्रूव होती रही। तो मेरे ख्याल से गलत सही तो नहीं निर्धारित कर सकता मैं, लेकिन हाँ पॉजिटिव नेगेटिव जरूर रहे। तो ये लॉकडाउन लगाने का फैसला या जिला प्रशासन के अधिकार कि वो किसी महामारी या आपदा के समय कोई प्रतिबंधात्मक कदम उठा सकती है, ये अधिकार प्रशासन को किस कानून के तहत कहां से प्राप्त होते हैं? सर मुझे एग्जैक्टली exactly तो नहीं पता, लेकिन शायद इसके प्रोविजंस एपिडेमिक्स एक्ट में भी होते हैं और आईपीसी में भी पब्लिक सर्वेंट्स को ऐसे प्रोविजंस हैं जिससे उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ऐसे इम्पोज करने के। इसके साथ ही मैंने पढ़ा था एनडीएमए एक्ट में भी कुछ प्रोविजंस हैं। ठीक बात है, तो एपिडेमिक एक्ट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो गया, और आईपीसी नहीं, सीआरपीसी। ठीक है, इंडियन सीआरपीसी, यस सर, श्योर सर, पीनल थैंक यू कोड, सर। पीनल प्रोविजंस हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये सारी चीजें। सर ठीक है, लॉकडाउन और कर्फ्यू सर में क्या सर फर्क है? सर लॉकडाउन प्रिवेंटिव मेजर है डिजीज के लिए, जबकि कर्फ्यू लार्जली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी से करा जाता है। नहीं तो क्या अगर सरकार को लगता है कि स्थिति नियंत्रण के बाहर हो रही है, तो वो क्या कोरोना के संदर्भ में, जो कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, कर्फ्यू लगा सकती है कि नहीं?
सर कर्फ्यू लगा सकती होगी, सॉरी सर कंफर्म नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। सर जनरल सुंदर जी का नाम सुना है आपने? जनरल सुंदर जी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे। नो सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर मुझे। जनरल सुंदर जी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, भारत में पहले नो रहे सर। थल सेनाध्यक्ष, इनके बारे में सुना है आपने? नो सर। नो सर। सुंदर जी की एक डॉक्ट्रिन है, कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन। कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन। नो सर, सॉरी सर। ओके, नो इश्यूज। आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जुड़े हुए कार्य, इसके बारे में क्या क्या जानते हैं? और बतौर एसडीएम कौन कौन से कार्य दायित्व हैं जो डीएम से मिलते जुलते हैं? कुछ पढ़ा है आपने एसडीएम के बारे में? सर सर पढ़ा है सर। मेजरली तो मैंने ऐसा देखा कि एसडीएम जो पोस्ट है वो लिंक होती है। अगर कोई रेवेन्यू इशू है तो वो तहसीलदार और डीएम के बीच लिंक का काम करता है। लॉ एंड ऑर्डर इशू है तो वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डीएम के बीच लिंक का काम करता है। और अगर डेवलपमेंट इश्यूज हैं तो फिर वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ डीएम का लिंक इस्टेब्लिश करता है। और हाँ, तो मेनली एसडी और एज ए एसडीएम डीएम के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को देखना और उसका सुचारू रूप से संचालन करना ही एसडीएम का कर्तव्य और दायित्व रहता है। देखने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, बीडीओ। सर डेवलपमेंट एसडीएम का क्या रोल है? सर डेवलपमेंट एक्टिविटीज टाइमली होती रहे और जो बेनिफिट्स हैं वो लीकेजेस ना हो, टारगेटेड पॉपुलेशन को उसके बेनिफिट्स मिले, शायद यही सारे काम वो इंश्योर करता होगा एसडीएम, डीएम एसडीएम के थ्रू। सुपरवाइजरी रोल है। सुपरवाइजरी रोल सर। एक बात, ये एक विकास दुबे एनकाउंटर मामले में आज सरकार ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया। कौन अध्यक्ष बनाए गए हैं इस इंक्वायरी कमीशन के? जांच आयोग के अध्यक्ष कौन है? सॉरी सर, नहीं देखा नहीं सर। कोई बात। ये बताइए आप, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये कहां से शुरू होगा, कहां खत्म होगा, कौन कौन से जिले इसमें शामिल किए गए हैं? सर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, सर नोड्स तो एग्जैक्टली नहीं याद आ रहे हैं, पर लखनऊ से ललितपुर झांसी तक जाता होगा और अराउंड 5 to 6 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर होते होंगे। अच्छा, एग्जैक्टली आपको पता नहीं डेस्टिनेशन? सॉरी सर। पॉइंट्स के, ठीक है, कोई बात। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि एक्सप्रेसवे के अलावा यूपी गवर्नमेंट ने जब से सरकार बनी है, पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, फिर सर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की। ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो यूपी गवर्नमेंट ने ये 2 इवेंट्स किए, इनका स्टेटस क्या है? किस पर्पस से, किस उद्देश्य से ये किए गए? सर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी तो एग्जैक्टली नहीं क्लियर है, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के थ्रू जो गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट प्रमोशन का व्यू पॉइंट था, उसको प्रमोट करने में और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आगे ले जाने में, उससे एमएसएमईज को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, साथ ही एग्रीकल्चर और उससे अलाइड सेक्टर और भी स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने में हेल्प मिली है। और शायद उसमें एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो डिजायर्ड डेवलपमेंट के करीब ले जाएगा हमें।
नहीं आशुतोष, आप इसको फिर से देखिएगा। जो ग्लोबल सर इन्वेस्टर है वो यूपी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनवाइट करने, अट्रैक्ट करने से संबंधित है। उसमें एमएसएमई और ये लोकल प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये सब कुछ नहीं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये ओके सर। इन्वेस्टमेंट है उत्तर प्रदेश में, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो इसके लिए है। और यही सर देखने के लिए कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें जो एक्सप्रेशन ऑफ सर इंटरेस्ट आए थे, कहाँ तक सर कितने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को साइन किया, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, कितने ने एग्रीमेंट किया, इसी के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लास्ट ईयर हुआ था जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब लोग आए हुए थे। तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा। श्योर सर श्योर। कोविड की महामारी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं उनमें सबसे ज्यादा अच्छी और प्रभावशाली योजना आपकी सलाह में, आपकी नजर में कौन सी है और क्यों? सर प्रदेश सरकार की योजना नाम से तो नहीं, लेकिन जो रोजगार योजनाएं जो योजनाएं रोजगार को करके चलाई गई हैं वो ज्यादा मेरे समझ से उपयुक्त हैं, क्योंकि वही लोगों को उनके करंट डिस्ट्रेस से निकालेगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को रिजॉल्व करने पे होनी चाहिए। ठीक बात। ओवर टू द नेक्स्ट मिनट। आशुतोष जी, आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है सर। ज्योग्राफी पर कुछ बात की जाए। बिल्कुल सर। इस बीच समसामयिक घटनाओं में, करंट अफेयर्स में एक बड़ा भौगोलिक ज्योग्राफिकल डिजास्टर हुआ। क्या रहा कोविड-19 के पैरेलल में, उसके पहले या उसके बाद, उसके साथ? सर ये कोविड एपिडेमिक डिजास्टर के साथ ही हमने देखा ये साइक्लोनिक डिस्टरबेंसेस देखे गए। उसके साथ ही लाइटनिंग की एक्टिविटीज से भी एनडीआरएफ ने बहुत फ्रीक्वेंट है, बहुत होते रहे। मैं उस बेसिक की बात कर रहा हूं जिसने बहुत नुकसान पहुंचाया है इस दुनिया के पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को बहुत क्षति पहुंची। सर आई एम सॉरी, आप क्लाइमेट चेंज को रेफर कर रहे हैं? अच्छा, लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहते हैं? लंग्स ऑफ अर्थ सर अमेज़न फॉरेस्ट। अमेज़न फॉरेस्ट में, अमेज़न के जंगलों में आग लगी है, आप इस बात से वाकिफ हैं? यस सर, यस सर। आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत डिजास्टर से ये? सर डिजास्टर्स है सर, ये मैनमेड डिजास्टर का पार्ट है। ये पृथ्वी को, पर्यावरण को बचाने का दुनिया में सबसे पहला प्रयास कब शुरू किया गया और आज उसकी क्या स्थिति है? टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ। सर एनवायरमेंट रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस हुई थी 1972 से, इसकी बिगनिंग हम देखते हैं। और आज की डेट में पेरिस डील 2015 में जो पेरिस डील साइन हुई थी उसके बाद से एमिशन को कंट्रोल करने के लिए और वर्ल्ड एनवायरनमेंट टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए पॉजिटिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं। 72 में स्टॉकहोम समिट हुआ था, है ना? स्टॉकहोम, यस सर। जो है, जो समिट्स होने लगी, एक समय ऐसा है जब उस समिट का नाम अर्थ समिट हो गया। सर अर्थ समिट के बारे में कुछ बताएं। कितने पृथ्वी सम्मेलन अब तक आयोजित किया जा चुके हैं दुनिया के पर्यावरण को बचाने के लिए? सर 1992 कॉन्फ्रेंस को अर्थ समिट बोला गया, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और उसके बाद से हमारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अप्रोच को बहुत ही ज्यादा टारगेटेड कर दिया गया था। और सर बहुत स्पेसिफिक डिटेल नहीं याद आ रही है सर। इससे नहीं पढ़ा है। 1972 में स्टॉकहोम समिट हुआ, उसके बाद उसके हर 10 वर्ष पर 10वीं वर्षगांठ के लिए 82 में नैरोबी समिट, 92 में रियो डी जेनेरियो समिट। इसी समिट को अर्थ समिट 1 कहा गया। फिर 2012 में जोहान्सबर्ग समिट, फिर अगली जो समिट प्रस्तावित है वो लंदन में है। तो जो है थोड़ा सा इसको पढ़िएगा,
इसके मोटो, इसके ध्याय वाक्य पर जाइएगा। दो मोटो हैं श्योर जो सर। सब जाते हैं ज्योग्राफी के ऑप्शनल से। वन अर्थ किसका मोटो है? एक ही पृथ्वी। दूसरा है आवर कॉमन फ्यूचर। तो एक स्टॉकहोम समिट का है और एक अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो 92 का है। आप इस पर होमवर्क करके इस पर आइए। अब मैं करंट अफेयर से जुड़ी एक और बात पूछना चाहता हूं कि भारत और चीन के बीच, इस बीच तनातनी के मध्य है, ये हुआ कि भाई इनके कुछ व्यापारिक जो डिपेंडेंसी है, व्यापार जो चीन के साथ है, उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड काफी बिगड़ा हुआ है, वो चीन के पक्ष में है। तो भारत चीन का व्यापार वर्तमान में कितना साइज का है? सर एग्जैक्ट साइज तो नहीं ध्यान है सर। 4 ऑप्शन देता हूं, कुछ आप बताएंगे। $20 बिलियन, $50 बिलियन, $90 बिलियन, $150 बिलियन। So 40 or 50 billion dollar. I'm not sure, sir. Sorry. पढ़ते हैं आप न्यूज़पेपर? हाँ पढ़ता हूँ सर। तो यू आर एक्सपेक्टेड टू बी अ रेगुलर रीडर ऑफ न्यूज़पेपर एंड अ गुड ऑब्जर्वर। तो ये सारी चीजें हैं। कितने ऐप अभी बैन किए गए? चीन के ऐप्स कुछ बैन हुए इंटरनेट पर जो प्रचलित थे। सर अराउंड 56 एप्स बैन करे गए हैं। अराउंड क्यों बोल रहे हैं साहब? अराउंड क्यों बोल रहे हैं आशुतोष जी? आप सभी अभी सबको मालूम है, आप अगर सोशल मीडिया भी यूज करते हैं तो वो रोज सुबह उपदेश सबको मिल जाता है। तो अखबार भी नहीं पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया नहीं पढ़ रहे हैं, देश दुनिया पर ध्यान नहीं है, करंट अफेयर्स थोड़ा वाकिफ होइए। आप अपने मन की कोई 3 घटना बताइए जो आप कहें कि नहीं सर हमारा समसामयिकी पोर्शन अच्छा है, बस हम वहां नहीं बता पाए। आप अपने हिसाब से 3 घटनाओं को चुन लीजिए जो इस समय देश दुनिया में चर्चित है। सर कोविड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसके साथ ही आप इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यूज जो है और इंडिया नेपाल बॉर्डर इश्यूज। वो कहीं ना कहीं बॉर्डर इश्यूज में दोनों आ गया। चलिए हम दोनों ऑप्शंस को एक में क्लब कर दें और उसके बाद चौथा कहेंगे आपसे। चौथा एरिया बताइए जिसकी बड़ी चर्चा। उसके साथ ही माइग्रेंट इश्यूज इन कोविड। कोविड में अब माइग्रेंट इशू इंडिया में है या इंडिया में भी? अमेरिका में भारत के 2 लाख छात्र पढ़ते हैं और वहां उन्हें एकेडमिक्स में जो जाते हैं उनके पास F1 वीजा है, और जो वोकेशनल कोर्स में जाते हैं उन्हें M1 वीजा दिया जाता है, और ये उनको कैंसिल किया जा रहा है। आपने ये खबर पढ़ी? यस सर, पढ़ा है सर। इसको विस्तार से पढ़िए, इस पर थोड़ा सा और फोकस करिए, ठीक है? जी सर, श्योर सर। मैम कुछ सवाल पूछेंगे। गुड आफ्टरनून आशुतोष जी। गुड आफ्टरनून मैम। करंट अफेयर के बाद अब हम आते हैं, आपका इतना सुंदर नाम है आशुतोष, तो इसका थोड़ा सा मुझे अर्थ बताएंगे, आशुतोष का क्या अर्थ होता है? मैम आशुतोष का अर्थ पर्यायवाची देखा जाए तो भगवान शंकर जी के नाम से आता है, और इसके साथ ही इसका शाब्दिक अर्थ होता है हमेशा प्रसन्न रहने वाला कवि। अच्छा, वो तो आप दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा, कुछ पर्याय थैंक यू मैम। आशुतोष जी, आशुतोष के कुछ पर्यायवाची बताएंगे? मैम आशुतोष के पर्यायवाची हो गए नीलकंठ, भोलेनाथ, शंकर, महामृत्युंजय। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अच्छा ये बताएं आशुतोष जी, आप कहाँ को बिलोंग करते हैं, कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ में ही मैंने अपनी पढ़ाई करी है, तो ज्यादा समय मैंने लखनऊ में ही बिताया है। मूल निवास स्थान कहाँ है आपका? मेरे पिताजी रायबरेली ऊंचाहार से आते हैं। अच्छा, तो आशुतोष जी एक बड़े महान कवि हिंदी के हुए हैं रायबरेली से, उनका कुछ नाम बता सकते हैं आप मुझे? हिंदी साहित्य में बड़ा प्रसिद्ध रहे हैं वो।
मैम महावीर प्रसाद द्विवेदी, सॉरी मैम एग्जैक्टली नहीं, द्विवेदी। अच्छा सॉरी सर मैं सुन नहीं। कोई बात नहीं। आशुतोष जी ये बताइए, आपके अंदर ऐसी कौन सी 3 योग्यताएं हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए आपके हिसाब से आपका एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है? आपके अंदर की 3 अपनी योग्यताएं जो आपको लगता है आपको सिविल सर्विसेज की ओर जाने के लिए प्रेरित करती हैं। मैम मैंने कॉलेज के दिनों में प्रोजेक्ट वर्क जो किए थे वो टीम वर्क में करे थे, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं टीम वर्क में रहते हुए टीम के साथ काम कर सकता हूँ और किसी भी प्रॉब्लम को एंथुसियास्टिक अप्रोच रहती है मेरी। तो ये दूसरी क्वालिटी हो गई जो कि मुझे बैकवर्ड एरियाज में डेवलपमेंट में काफी हेल्प करेगी। और थर्ड क्वालिटी परसीवरेंस हो गई। आफ्टर वेरी लॉन्ग मैं अभी भी मतलब कांस्टेंट एफर्ट दे रहा हूँ और इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो ये भी मुझे हेल्प करेगा टू सस्टेन लॉन्ग इन सर्विसेज। वेरी गुड, थैंक यू आशुतोष जी।